नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज भी कुछ खबरें हैं जो बड़ी चर्चा में हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो 7 मार्च को जम्मू का दौरा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। एक यहाँ पे कोर कमेटी की मीटिंग होगी, कोर ग्रुप की। और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन एक बहुत बड़ा आप घोटाला रहा है इसमें। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो उसको लेके कुछ एक्शन हुआ है और उसके एक मेंबर हैं जिनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई एहसान मिर्जा की। तो एक्शन शुरू हो गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के अंदर अभी भी युद्ध बहुत घमसान हो रहा है। कुछ खामोशी के बाद कीव में 14 धमाके सुबह के हो चुके हैं और वहां का जो न्यूक्लियर प्लांट है जयपुर झरिया, उस पर भी कब्जा कर दिया, रूस ने कब्जा कर लिया। पहले तो खबरों में आया था कि वहां पे तबाह की कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, उस पर कब्जा कर दिया गया है। तो साथ ही अभी खबर जो आई है कि पेशावर में, पाकिस्तान के अंदर, एक मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। सबसे पहले बात करते हैं जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है। अभी तक तो वो चुनावों में बिजी थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे उत्तर प्रदेश के चुनावों में। अब 7 तारीख को जम्मू में आ रहे हैं, कटरा में कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है जी। इसके साथ साथ जम्मू में राजनीतिक हलचल तेजी से और बढ़ गई हैं। कुछ बातें बहुत सी सामने, खासकर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं या दूसरे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो चाहते हैं कि हमसे जेपी नड्डा हमसे बात करें, हमें भी मौका दे, हमें भी मिलने का मौका दे, ताकि हम भी बता सकें किस तरह से यूटी के अंदर 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद यहाँ हमें आराम मिलना चाहिए था, उसके बदले में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज उन्होंने भी एक स्टेटमेंट भेजी है कि हमें भी बुलाया जाए और नड्डा साहब के साथ बातचीत भी की जाए, ताकि प्रदेश के हालात आप उन्हें बता सके। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर ग्रुप के होंगे, जो अपना ग्रुप होगा, तो वो तो अपने हिसाब से बात करेगी। जो सफरर है वो भी चाहते हैं कि हम नड्डा साहब से मिले। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये है कि 7 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंतिम दौर का चुनाव मतदान है, उसके बाद ये सब फुर्सत में हो जाएंगे। तो 7 तारीख को इसलिए जेपी नड्डा आ रहे हैं। और जिस पर आपने बताया कोर ग्रुप की बैठक है, और कोर ग्रुप में इस प्रकार अब कयास लगाए जाने लगे हैं। जिस तरह पिछले दिनों परिसीमन आयोग लगातार प्रोएक्टिव दिखाई दिया, और आज लास्ट डेट है उनकी, जो एसोसिएट मेंबर को सलाह दी थी, एडवाइस वो दे चुके हैं ऑलरेडी हालांकि, लेकिन सूत्र बताते हैं कि शायद आने वाले हफ्ते में वो पब्लिक डोमेन में परिसीमन आयोग अपने जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसको डाल देंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये दौरा जो है कोर ग्रुप की बैठक के नाम पर जेपी नड्डा का, शायद उनको एक्टिव करना है कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी के लिए। इस प्रकार के बीजेपी सूत्र भी कह रहे हैं। अब वो तो चुनाव जो तय करेगा चुनाव कब कराने हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब कराना चाहती है, लेकिन यह कि इस प्रकार की शुरुआत शुरू हो गई है कि लगता है कि ये 5 स्टेटों के चुनाव नतीजे आएंगे 10 तारीख, उसके बाद 5-6 महीने बाद हो सकता है, जिस प्रकार गृह मंत्री ने भी कहा था कि 6 से 8 महीने के बीच चुनाव करा देंगे। तो चुनाव की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह आंदोलित छात्र अपनी मांगों को लेकर, खासकर नौकरियों को लेकर विचलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, उनका कहना है कि जब प्रदेश नेतृत्व बीजेपी का इस लायक नहीं कि उनकी दिक्कतों का समाधान करे या उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कहीं आवाज़ उठाए, तो हम बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात की जाए। हो सकता है वो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, जो तमाम सरकार में बैठे मंत्री हैं, उनसे बात करें, कोई शायद रास्ता निकल आए। ये लगता है कि बच्चों के बीच कहीं ना कहीं हताशा भी है प्रदेश भाजपा नेतृत्व को लिए, खास तौर से चूँकि उनको कोई आस दिख नहीं रही। एक उनको रोशनी दिखाई देती है कि जेपी नड्डा आएंगे, शायद उनसे मुलाकात हो। अब मुलाकात भी तो सीधे तो नहीं कर पाएंगे जेपी नड्डा, अनटिल अनलेस, जब तक कि प्रदेश नेतृत्व उसमें इनिशिएटिव ना ले। अगर वो इनिशिएटिव लेंगे तो हो सकता है उनसे बात हो और उनकी बात सुने नड्डा। हो सकता है नड्डा जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो मेन सरकार के कर्तारत हैं, उनसे विमर्श करें कि भैया जम्मू के हालात ये हैं, बच्चे सड़कों पे आए दिन आंदोलित है, हो सकता है कोई रास्ता निकले।
इसमें से साथ साथ जी कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट और भी हुई है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। तो उस वक्त तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल जैसे कहा कि मुझे परवाह ही नहीं है, कौन आता है कौन जाता है, बहुत आते हैं बहुत चले जाते हैं। लेकिन अब यू टर्न चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यू टर्न ले लिया और उन्होंने गुहार लगाई है उनसे, उनके जो जहाँ से चले गया कि वो घर वापस आ जाए। नहीं, वो लगता है, देखिए जब अचानक कोई मीडिया वाला पूछता है उस टाइम आदमी भंगाया होता है, वो आवेश में पता नहीं क्या क्या बोल देता है। मैं समझता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला को बाद में रियलाइज़ हुआ होगा कि मैंने जो बोला वो ठीक नहीं है। खासतौर से मुश्ताक बुखारी के बारे में वो जब बात हुई थी मीडिया के अंदर, तो हम समझते हैं कि फारूक साहब एक मंजे हुए राजनेता है। उनको ज्ञान हुआ होगा कि भाई हमने गुस्से में तो कह दिया, लेकिन उससे मैसेज गलत गया है। तो जो लोग बचे हुए हैं कम से कम उनको तो रोका जाए। तो वो कहने की बात है, जो आए लौट आए। अब जो भाजपा में शामिल हो गया वो कहाँ से लौटेगा? जी जी जी। तो मुश्ताक बुखारी के बारे में हालांकि उन्होंने कोई निर्णय, उनका मानना ये, सूत्रों का कहना कि शायद जब अगर उनका पहाड़ी वाला मसला हल हो गया तो हो सकता है भाजपा में शामिल हो गया। अभी वो देख रहे हैं देख रहे हैं। हाँ, कि अगर उनकी बात मानी जाती है तो भाजपा में शामिल हो जाएंगे, और नहीं हुए तो हो सकता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब की जो अपील है उनका दिल पिघाल दे और हो सकता है वो घर वापसी की बात करें। सीजी में जो क्रिकेट एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर के क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। उस घोटाला को लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके जनरल सेक्रेटरी पर भी काफ़ी गाज गई थी। उस वक्त इनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा बीच में खामोशी छाई थी कि अलग हो गया। अब ईडी ने फिर इसके ऊपर कार्रवाई की है और इसके जो मेंबर है, जो क्या क्या एहसान मिर्जा की जो प्रॉपर्टी है वो 7.2 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उनको। अब लगता है कि अब इसकी कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। इस वक्त जो जेकेएससी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता है इस वक्त। नहीं, हम कह रहे हैं अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कई बार आरोप जो लगते हैं उन पर भी कई बार आदमी कहता है अपने आरोप में कितना दम है कि चुनावी मौसम में एजेंसियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर तो तलवार लटकी हुई है, जेकेएससी घोटाले, बड़ा घोटाला जैसे आपने बताया। और आपको याद होगा कि चंडीगढ़ में उनको तलब भी किया था ईडी ने, और ये जो कल जो प्रॉपर्टी अटैच की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। तो कहा जाए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो लटक रही है तलवार घोटाले की, वो हाल फिलहाल लगता है हटती दिखाई नहीं देती। और हो सकता है एक बार फिर उनको जाके हाजिरी लगानी पड़े, या तो नई दिल्ली के दरबार में या ईडी के यहाँ, कि भैया कैसे जान बख्शी हो सकती है। और विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है, आपको मालूम ही है कि बंगाल का चुनाव हो या कहीं भी बात हो, एजेंसी को तो विपक्ष ये कह रहा है कि शायद ये शाखाएं खुल गई हैं सरकार की, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर घोटाला है तो दोषियों को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, इसमें कोई स्पेयर नहीं किया जाता। बिल्कुल सही कहा जी। यूक्रेन की बात करें तो वहाँ युद्ध जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। आज सुबह कीव के अंदर 14 से ज़्यादा बड़े धमाके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर रूस ने कब्जा कर लिया है। मतलब युद्ध का जो रुकने का भी नाम नहीं ले रहा। इस बीच में एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए ये है कि रूस ने भारतीय बच्चों को मास्को जो है वहाँ से निकाल कर मास्को से फ्लाइट से दिल्ली में भेजने का फैसला किया। कोशिश भी कर रहे हैं इसके ऊपर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखिए इवैक्यूएशन उसे कहते हैं, हम चैनल रात पर देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ एक आग लगी है, अब आप कह रहे हैं उधर आ जाइए, इवैक्यूएशन तो आपसे होना चाहिए ना, मेन तो पहले प्रायोरिटी तो होनी चाहिए। अगर हम उस विसंगतियों या कहा जाए मुसीबत से हम बाहर निकल आए तो वो तो इवैक्यूएशन नहीं है। सरकार नई तरीके से परिभाषाएं गढ़ रही है, तो लेकिन फिर भी हम अप्रिशिएट करेंगे रूस को कि उन्होंने इस जंग के बीच माहौल के उसके बावजूद जो बच्चे वहाँ से जहाँ तक पहुँचे, जहाँ बॉर्डर की बात की जा रही है वहाँ तक जो पहुँचे हैं, ये भीषण बमबारी के बीच वो अगर उनको स्वदेश सकुशल पहुँचाते हैं जो बड़ी बात है। चूँकि हमारा जो पहला एक बच्चा मेडिकल का जो मरा था वो रूस की मिसाइल से ही मरा था। एक बच्चा और उसको पैनिकी में हार्ट अटैक हुआ, पंजाब का था, जिस बच्चा उसके आज में दिखा रहे, उसके दोनों ऊपर टांगों में गोली लगी। हाँ, तो बड़ा मतलब हम देखते ही मन बड़ा दुखता है कि
बच्चे देखो ना, जो जो डॉक्टर बनने गए थे, जिन्होंने लोगों की जानें बचानी थी, आज उनकी खुद जानें खतरे में है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब चीज़ें हैं। अब अच्छी बात है, हम तो कहेंगे रूस के लिए, लेकिन जो हमले हो रहे हैं, जी जो जी। इसका आप जिक्र कर रहे हैं कीव का, देखिए उसका मकसद ही कीव पर कब्जा करना है रूस का। रूस ने हालांकि सोचा था कि मैं 72 घंटे के अंदर अपना ऑपरेशन करके लौट जाऊंगा, आज 9वां दिन है। रूस को ये भी समझ आ रहा है कि जिस प्रकार यूक्रेन के लोग, राष्ट्रवाद उनके दिमाग में कूट कूट के भर गया और वो पूरा मुकाबला कर रहे हैं। इनके भी जंगी जहाज गिराए गए हैं, रूस के भी, ऐसा नहीं है कि एक तरफा। और इस दौर में तो आदर्श जी आपको पता है, जब पाकिस्तान से हमारी जंग हुई थी, प्रोपेगेंडा का पाकिस्तान क्या की ओर वो से तो बड़ा झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा हुआ था। और इस जंग के माहौल में तो दोनों तरफ से अपने जवानों को, अपने देश के आवाम का मोरल बनाए रखने के लिए, बूस्ट करने के लिए तमाम तरह की बातें उड़ती हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि रूस के साथ अभी तक जी यूक्रेन जो है वो पूरा मुकाबला करने में लगा है। हालांकि उसके कई शहर तबाह हो चुके हैं, कई शहरों पे कब्जा हो गया है, जैसे न्यूक्लियर प्लांट पे उसने कब्जा कर लिया रूस ने। और कीव में आज ही कम से कम दर्जन भर धमाके हुए हैं। जी तो जी। ये बड़ी चिंता की बात है। और ख़ास तौर से हालांकि रूस ये क्लेम कर रहा है कि हम तो सिर्फ फोर्सेस पे कर रहे हैं, लेकिन जो आवासीय बस्ती हैं, जो बिल्डिंग हैं, बहुमंजिला इमारतें, उन पे भी उनके रॉकेट गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा ये भी जा रहा है लाखों लोग पलायन करके पास के मुल्कों में जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और ये, मैं सतीश जी जो आपने कही है, जी बस इस युद्ध का असर जो है पूरे बिल्कुल, विश्व के ऊपर पड़ा है। बिल्कुल, यूक्रेन तो खत्म हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर रूस के अंदर भी बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी होने वाली है। और उसके साथ साथ लाखों की तादाद में जो है पोलैंड और जर्मनी में ये शरणार्थी पहुंच गए हैं। और वहाँ के जो यूरोप के हालात भी खराब हो रहे हैं। यहाँ भी आपको पता ही है, जहाँ से एक देश से दूसरे देश से शरणार्थी जब पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अंदर की बात मुझे वहाँ से जो हमें फ़ोन पे बताया कि जो जितना भी हम जो कुछ देख रहे हैं, कह रहे हैं, उससे विपरीत है। यूक्रेन के लोग, जो आर्मी है, वो इंडियन और ब्लैक को पीछे फेंक रही है। सबसे पहले यूक्रेनियन को वहाँ से निकाल रही है। ये एक बात सामने नहीं, आई ये है। तो बात देखिए, ये बात कई दिनों से चल रही है कि जो वो रील में चढ़ते हैं तो उनको पीछे कर देते हैं। और ऐसे कई जो रंग भेद का वहाँ साफ तौर पर दिखाया बिल्कुल। गया मंजर, कि जो ब्लैकिश है, जैसे जो अफ्रीका के साइड के लोग हैं, या नाइजीरिया के हैं, या इंडियंस हैं, उनको वो प्रायोरिटी नहीं लेने दे रहे। जो कि यूक्रेन यूक्रेन को थोड़ा गुस्सा इस बात का भी है कि चूंकि हमारी अपनी विदेश नीति, हम उसके मुकाबले उसके हिसाब से जो विदेश नीति बनाएंगे नहीं। हमारे अपने मुल्क के इंटरेस्ट हम उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। उनको लगता है कि जब यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आया तो एब्सटेन क्यों हुए। अब भाई हमें अपने मुल्क के हिसाब से चलना है। हमारा बिल्कुल प्रधानमंत्री या बिल्कुल। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे देश के हित में होगी, वो करेंगे। वो तुम्हारे हिसाब से थोड़ा चलेंगे। तो तमाम चीज़ें अगर देखी जाएँ, कुल मिलाकर जंग कोई भी हो, वो तबाही केवल दो मुल्कों के बीच नहीं, उसके आसपास। और ये तो तबाही ऐसी भी हो सकती है जिस प्रकार रूस न्यूक्लियर प्लांट पे कब्जा कर लिया, या जिस प्रकार की थ्रेट्स एक दूसरे को दी जा रही हैं। उससे यूएस, उससे पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया यूएस है। भी धमकी देना लगा हाँ। था। और हम समझते हैं ये ना हो कि कई बार आदमी गुस्से के अंदर, आवेश के अंदर उन घातक अस्त्रों का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जापान हिरोशिमा नागासाकी में आज भी लोग उसको याद करके दहल जाते हैं। हम तो ऊपर से दुआ करते हैं कि वो माहौल ना बने। जंग है, जंग दूसरे तरीके से हो, लेकिन वो बड़ी भीषण तबाही होगी अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया गया। श्री जी, पेशावर में एक मस्जिद में आज हम्म, धमाका हुआ है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें से 30 जो है वहाँ 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। और 50 से ज़्यादा जो है जख्मी हुए। ये आज जुम्मे की नमाज थी और वो नमाजी मारे गए, जाहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए ना, जो जो पाकिस्तान आतंकवाद को पाल परोस रहा है, अब उसी घर में वो आतंकवाद का सिलसिला शुरू हो गया। बदमाश को पालोगे तो बदमाश एक दिन आपके सिर पे बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लिए देखिए, पाकिस्तान में पहले ही धमाके हुए हैं, लेकिन वो अभी भी सबक लेने को तैयार नहीं है कि टेररिज्म को त्यागे। लेकिन लगता है उसकी स्टेट पॉलिसी है आईएसआई की कि डिस्टर्बेंस हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को लेकर बनाई रखी जाए। लेकिन आज जो उसके अपने हिस्से में पेशावर में मस्जिद में नमाजियों की हत्या हुई, जख्मी हुई बड़ी संख्या में, अब उस पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।